ओके, आपकी जो एप्लीकेशन थी क्लाइंट की, सर्वर की, टीसीपी की, वो हमने वर्क करके देख ली हैं और लूपबैक के ऊपर भी काम कर रही हैं और दो डिफरेंट लैपटॉप पे जो कि सेम नेटवर्क से कनेक्टेड हैं वो एक दूसरे से चैट एप्लीकेशन पे मैसेजिंग कर रहे हैं। सही है। जो लोग लैन पे कनेक्टेड हैं वो लैन के ऊपर कनेक्ट कर सकते हैं और ये दोनों नेटवर्क क्योंकि सेपरेट हैं तो सेपरेट नेटवर्क पे रहते हुए दो डेस्कटॉप लैन पे कनेक्टेड है वो कम्युनिकेट कर सकते हैं, दो लैपटॉप जो कि ब्रिज पे रहते हुए डायरेक्टली वाईफाई से कनेक्टेड है वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेकिन एक लैपटॉप और एक डेस्कटॉप कम्युनिकेट नहीं कर सकता क्योंकि दोनों नेटवर्क एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। अच्छा, सॉकेट क्या होता है, उसके स्ट्रक्चर्स क्या है, फंक्शन क्या है, टीसीपी की एग्जांपल आप लोग चला के देख चुके हैं लेकिन अभी कोड आपने अंडरस्टैंड नहीं किया है, वो हम आज करेंगे। फिर यूडीपी की एग्जांपल है और फिर मल्टीकास्टिंग एंड ब्रॉडकास्टिंग। तो सॉकेट क्या होता है और कैसे वर्क करता है, सॉकेट किसे कहते हैं, ये जरा समझ लें। यहाँ पे सॉकेट जो है बेसिकली क्या कह रहा है कि आपके पास एक सोर्स है, ये हो गई एक सोर्स, इसको आपने कह दिया कि ये सोर्स है। दूसरी क्या है, डेस्टिनेशन है, ये हो गई डेस्टिनेशन। टीसीपी आईपी आर्किटेक्चर है वो क्या कहता है कि आपके पास कौन सी लेयर्स हैं, एप्लीकेशन लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर है और नेटवर्क लेयर। आप जो प्रोग्रामिंग करते हैं वो बेसिकली क्या होती है, एप्लीकेशन। ये एक एप्लीकेशन सोर्स पे भी चल रही है, यही एक एप्लीकेशन डेस्टिनेशन पे भी चल रही है। एक को आप कह सकते हैं क्लाइंट, दूसरे को कह सकते हैं सर्वर, या दोनों को पीयर टू पीयर में भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। अगर एक सिस्टम है टीसीपी आईपी आर्किटेक्चर में रहते हुए तो ये उसकी ट्रांसपोर्ट लेयर है और ये नेटवर्क लेयर है, और अगर ये दूसरा सिस्टम है तो ये इसकी पहले की ट्रांसपोर्ट लेयर है और ये दूसरी जो है ये नेटवर्क लेयर। इससे नीचे जो चीज चल रही है वो आपका कनेक्शन है, वाईफाई का है या इथरनेट का है या कोई दूसरा नेटवर्क है, ये हमसे हिडन है। ये यहाँ पे सारा जो चीज है वो कौन डील करता है, ओएस का डिवाइस ड्राइवर एंड हार्डवेयर। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। मैं यहाँ पे बना देता हूँ कि ओएस का डिवाइस ड्राइवर है, फर्मवेयर है एंड हार्डवेयर, और इस लेयर से ऊपर जो चीज है ये ओएस की सर्विसेज है, और जो एप्लीकेशन लेयर है ये एक्चुअल आपका प्रोग्राम है। इसका एक इंस्टेंस इधर चल रहा है, दूसरा इंस्टेंस इधर चल रहा है। अब अगर मैं आपसे कहता हूँ कि मेरे पास कम्युनिकेशन अगर करनी है तो एक कंप्यूटर ये लगा हुआ नेटवर्क के ऊपर और ये दूसरा कंप्यूटर है नेटवर्क के ऊपर। नेटवर्क के ऊपर रहते हुए किसी भी कंप्यूटर को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं किसके थ्रू, आईपी एड्रेस के थ्रू। तो ये कंप्यूटर है इसको भी आईपी मिलेगा, ये कंप्यूटर है इसको भी आईपी मिलेगा। तो जो पहली चीज है सोर्स की वो क्या है, आईपी, और डेस्टिनेशन की पहली चीज क्या है, आईपी। तो आपने यहाँ पे कह दिया कि ये सोर्स आईपी मिलेगा इसको और इसको क्या मिलेगा, डेस्टिनेशन आईपी मिलेगा। और एक नेटवर्क पे कनेक्ट होने का मतलब क्या है कि ये सेम क्लास से बिलोंग करते हो, नंबर वन। अगर राउटर आपका कनेक्टेड नहीं है तो राउटर होता है आपके पास, राउटर कौन सी लेयर की इंटरकनेक्शन डिवाइस है, नेटवर्क लेयर। सही है, ये इसकी एक पोर्ट है और यहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड है। ये कंप्यूटर्स आपस में कम्युनिकेट करेंगे ना, तो इसके लिए क्या जरूरी है कि इन सबके पास सेम नेटवर्क का एड्रेस हो। नेट आईडी सबकी सेम होगी और होस्ट आईडी सबकी डिफरेंट होगी। एक और नेटवर्क है, इस नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेशन करने के लिए इन सबका सेम नेटवर्क पे होना जरूरी है। अब अगर मैं इस राउटर को कॉन्फ़िगर ही ना करूं, इस राउटर का काम क्या है, एक नेटवर्क से पैकेट लेके दूसरे नेटवर्क पे लेकर जाना। सही है। अभी जो हमारे पास सिचुएशन थी वो क्या थी कि हमारे पास जो इथरनेट वाला सेटअप है डेस्कटॉप का वो एक अलग नेटवर्क है, और जो वाईफाई है जो कि एक्सेस पॉइंट से कनेक्टेड है वो एक अलग नेटवर्क है, और ये दोनों नेटवर्क किसी राउटर के थ्रू एक दूसरे को कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम डेस्कटॉप से लैपटॉप को पिंग नहीं कर सकते, लैपटॉप से डेस्कटॉप को नहीं कर सकते। हाँ, दो डेस्कटॉप एक दूसरे को पिंग कर सकते हैं क्योंकि वो सेम नेटवर्क से बिलोंग करते। तो जरूरी नहीं है कि हमारा जो नेटवर्क है वो किसी राउटर से कनेक्टेड हो। एक लैपटॉप से दूसरे लैपटॉप पे इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि आप लोगों ने नेट यूज किया हुआ था, तो वीएमवेयर कम्युनिकेट कराती है वो। तो ब्रिज पे अगर आपका आईपी मिल जाए तो आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। वीएमवेयर के साथ जब आप लैपटॉप को कनेक्ट करते हैं तो वीएमवेयर सारी चीजें मेंटेन कर रहा होता है, तो वो आपको एक आईपी दे देता है। जब आप नेट करते हैं तो वो आपको इंटरनल आईपी देता है, वो बाहर वाले के लिए आईपी नहीं होता। इसलिए आप 192 वाली क्लास मिली और जो कि आपको एक नेटवर्क एक लैपटॉप से दूसरे पे भी पिंग नहीं कराती। लेकिन अगर आपके पास दो लैपटॉप हो और दोनों में लाइनक्स डायरेक्टली इंस्टॉल हुई भी हो और जब वो नेटवर्क को ऑन करेंगे तो वाईफाई से उनको एक ही आईपी मिलेगा, एक ही क्लास का आईपी मिलेगा जो कि एक दूसरे से पिंग कर सकते हैं। तो वीएमवेयर के थ्रू अगर आप जा रहे हैं तो आपको इंटरनल नेटवर्क का आईपी मिल रहा है जो कि आपको एक्चुअल कंप्यूटर से तो कम्युनिकेट करा सकता है, ओवर द नेटवर्क कम्युनिकेट नहीं करा सकता। लेकिन आप नेट को यूज करते हुए लिनक्स से अपने इंटरनेट को एक्सेस कर रहे थे, पब्लिक आईपी को, लेकिन वो कौन एक्सेस करा रहा था, वीएमवेयर। वो आपको गेटवे के थ्रू बाहर लेके जा सकता है और गेटवे से आने वाला डेटा आपको लेके दे सकता है, लेकिन वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को कनेक्ट नहीं कराया। एक्सक्लूसिव नेटवर्क से सारे। तो अगर ये चीज होती है, आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को पिंग करते हैं, अगर ये राउटर कॉन्फ़िगर नहीं है तो पिंग नहीं हो सकता, और अगर ये राउटर कॉन्फ़िगर है तो फिर ये एक दूसरे को पिंग कर सकते हैं। फिर इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये सेम नेटवर्क के या अलग नेटवर्क के। कॉन्फ़िगर का मतलब ये कि इस पे कोई राउटिंग टेबल होगा, कोई राउटिंग प्रोटोकॉल होगा, रिप होगा, ओएसपीएफ होगा, तब इवन स्टैटिक आईपी के साथ आप इसको कॉन्फ़िगर करते हैं तब भी होगा। अगर आप रूट डिफाइन नहीं करेंगे तो ये काम नहीं करेगा। अब ऊपर वाला जो सिनेरियो है उसमें क्या है कि दोनों कंप्यूटर एक दूसरे से रीचेबल है, पिंग कर सकते हैं, तब हम इनमें कम्युनिकेशन कराएंगे, अदरवाइज कम्युनिकेशन नहीं होगी। सही है। तब होगा क्या, नेटवर्क लेयर पे आपको क्या मिल गया, सोर्स को आईपी मिल गया और डेस्टिनेशन को आईपी मिल गया, क्योंकि कंप्यूटर को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए आईपी रिक्वायर्ड है ओवर द नेटवर्क। अब क्वेश्चन ये है
कि एक कंप्यूटर में रहते हुए बहुत सारे प्रोसेसेस होंगे ना जो ओवर द नेटवर्क कम्युनिकेट कराएंगे, तो ये तमाम प्रोसेसेस ओवर द नेटवर्क इन सबको सेम आईपी मिलेगा ना, तो आईपी कंप्यूटर को रिप्रेजेंट करता है, प्रोसेस को रिप्रेजेंट नहीं करता। तो इन प्रोसेसेस को यूनिकली, अगर फॉर एग्जाम्पल एक पैकेट आ रहा है और ये पैकेट इस आईपी तक पहुंच गया, तो इस सिस्टम में रहते हुए ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे पता चलेगा कि ये पैकेट इसका है या इसका है या दूसरे कंप्यूटर प्रोग्राम का, या इसका है या इसका है, कैसे डिस्टिंग्विश करेगा? मल्टीप्लेक्सिंग कैसे करेगा? ट्रांसपोर्ट लेयर के पोर्ट नंबर से, सही है। तो डेस्टिनेशन की पोर्ट आ जाएगी और यहाँ पे क्या आ जाएगी? सोर्स की पोर्ट आ जाएगी। तो टोटल कितनी वैल्यूज हो गई? सोर्स कंप्यूटर का आईपी, डेस्टिनेशन कंप्यूटर का आईपी, और सोर्स कंप्यूटर में रहते हुए उसके प्रोसेस का पोर्ट नंबर और डेस्टिनेशन का पोर्ट नंबर, ट्रांसपोर्ट लेयर। तो कितनी वैल्यूज हो गई? ये 4। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो कम्युनिकेशन होती है, आपको डायग्राम याद हो, हमने क्या कहा था कि ट्रांसपोर्ट लेयर से वर्चुअली कनेक्टेड होती है, और बाकी जो नीचे वाली लेयर्स होती है वो राउटर स्विचेस और से कनेक्ट होती हुई लेकर आती है। तो जो पहली लेयर होती है जो कि एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस पे डायरेक्ट कम्युनिकेशन करती है, वो कौन सी लेयर होती है? ट्रांसपोर्ट लेयर होती है। तो दोनों तरफ सेम प्रोटोकॉल होना जरूरी है। तो एक वक्त में या तो ये टीसीपी होगा, यूडीपी होगा। उसकी एग्जांपल हमने क्या देखी थी कि अगर मैं फॉर एग्जांपल वेब सर्वर की बात करूं और वेब क्लाइंट की बात करूं, तो हम वेब क्लाइंट कोई सा भी यूज करें, जब हम HTTPS लिखते हैं तो इट्स मीन कि वो टीसीपी के ऊपर, पोर्ट 80 के ऊपर कनेक्ट करेगा। तो सर्वर, जब वेब सर्वर आप चलाएंगे तो इट्स मीन कि वो टीसीपी के कनेक्शन के ऊपर वेट करेगा। इसी तरह FTP है, वो भी टीसीपी पे करेगा। सही है। लास्ट सेशन में हम डिस्कस कर चुके हैं कौन सा प्रोटोकॉल टीसीपी करता है, कौन सा यूडीपी करता है। लेकिन कम्युनिकेशन के लिए जरूरी क्या है कि दो प्रोसेसेस अगर एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो इनका जो प्रोटोकॉल होगा वो सेम होगा। सही है। डिफरेंट पे कर सकते हैं लेकिन फिर वो अलग अलग सेशन होंगे, लेकिन दोनों एंड पे सेम होगा। तो अब एक कंप्यूटर पे रहते हुए 3 चीजें होती हैं, आईपी, पोर्ट एंड प्रोटोकॉल। सही है। और दूसरे कंप्यूटर पे भी प्रोटोकॉल, लेकिन ये वाला प्रोटोकॉल और ये वाला प्रोटोकॉल दोनों सेम होते हैं, इसलिए हमने प्रोटोकॉल को सिर्फ एक ही दफा लिखा है। तो टोटल कितनी वैल्यूज हो गई? 5। ये कहलाता है 5 टपल, जो किसी भी सेशन को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है ओवर द नेटवर्क। सही है। सोर्स आईपी, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन आईपी, डेस्टिनेशन पोर्ट। अगर मैं अपने दोनों हैंड्स को कहूंगी, दो अलग अलग प्रोसेसेस हैं, इनकी आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी? लेफ्ट राइट, आप कहते हैं कि आईपी हो गया। सही है। दूसरी इसमें रहते हुए पोर्ट, और ये जो पोर्ट है ये सेम प्रोटोकॉल की है, तो इन दोनों प्रोटोकॉल्स को हमने एक दफा लिखा है। दोनों एंड पे टीसीपी होगा, या दोनों एंड पे यूडीपी होगा, या दोनों एंड पे एसएटीपी होगा। तो कितनी यूनिक वैल्यूज हो गई? 5। तो जिस तरह डेटाबेस में आप लोगों ने पढ़ा है कि अगर आप टेबल बनाते हैं, किसी भी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए आपको प्राइमरी की बनानी पड़ती है। तो बाज़ औक़ात सिंगल फील्ड प्राइमरी की के तौर पे काम कर जाती है, लेकिन बाज़ औक़ात नहीं करती, तो हमें कंपोजिट की बनानी पड़ती है। तो कंपोजिट की क्या करती है? फिर रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूँ कि आपको यूनिकली आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? ERP से। आपके कोर्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? कोर्स कोड से। सही है। एक ही कोर्स आप 2 दफा पढ़ लें तो अगर मैं आपके रिजल्ट का टेबल बनाऊं, किसका टेबल बनाऊं? रिजल्ट का। तो आपकी आईडी हो गई, आपके कोर्स की आईडी हो गई, लेकिन उसकी अटेम्प्ट की आईडी तो नहीं है ना। तो एक कोर्स आप एक दफा पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं एक कोर्स में 2 दफा अटेम्प्ट कर सकता हूं, तो इसका क्या मतलब होगा? सेशन आईडी भी आएगी कि ये कौन से सेमेस्टर में आपने अटेम्प्ट लिया। एक ही सेमेस्टर में एक ही कोर्स की 2 अटेम्प्ट तो नहीं ले सकते ना, एक ही ले सकते हैं। तो रिजल्ट के टेबल क्या बनेगा? 3 फील्ड्स मिलके कंपोजिट प्राइमरी की बनाएंगे, आपकी आईडी, कोर्स की आईडी और सेशन आईडी। तब आपके मार्क्स जो है वो यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्लियर है? तो कम्युनिकेशन में रहते हुए, डेटा कम्युनिकेशन में आप दुनिया की किसी भी एप्लीकेशन को उठा लें, सही है, वो इस 5 टपल की बेसिस पे सिस्टम आइडेंटिफाई करता है। फायरवॉल भी इसी के ऊपर काम करता है। सही है। नेट पैड भी इसी पे काम करता है, गेटवे भी इसी पे काम करता है। वो इन्हीं में से 2 वैल्यूज को रिप्लेस कर देता है। फॉर एग्जाम्पल आप कहेंगे मैं अपने कंप्यूटर से, जो कि प्राइवेट आईपी एड्रेस रेंज में है, ये इंटरनेट है, ये आईवी का नेटवर्क है, आप यहाँ पे कनेक्टेड हैं, आप प्राइवेट रेंज में हैं और आप चाहते हैं कि आप फेसबुक से कनेक्ट कर जाएं, तो फेसबुक कौन से नेटवर्क पे? पब्लिक आईपी पे। तो वो तो इंटरनेट पे पूरी दुनिया में विजिबल है, क्या आप विजिबल है? नहीं ना। आप इसको पिंग करके देखेंगे तो आपको आईपी मिल जाएगा, लेकिन वो पिंग कौन लेकर आएगा? आप खुद नहीं जा सकते ना, आप इससे कम्युनिकेट करा सकते हैं। तो आपको एक अदद यहाँ पर प्रॉक्सी सर्वर चाहिए होता है, गेटवे सर्वर चाहिए होता है। आप बेसिकली मैसेजेस इसको भेजते हैं। सही है। आप कनेक्शन इससे एस्टेब्लिश करते हैं, और वो क्या करता है? आपके आईपी और पोर्ट को अपनी आईपी और पोर्ट से रिप्लेस करके फेसबुक से कनेक्ट कराता है। तो फेसबुक आपको रिप्लाई थोड़ी करता है, फेसबुक किसको रिप्लाई करता है? प्रॉक्सी को। फिर वो प्रॉक्सी आपको देती है। तो जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं लो लेवल पे कम्युनिकेशन की, उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही आता है कि आपकी एप्लीकेशन बिहाइंड दी प्रॉक्सी चल रही है या नहीं। बिहाइंड दी प्रॉक्सी के इश्यूज बहुत ही डिफरेंट होते हैं, ये वो डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकती। आपको पता है ये व्हाट्सएप वगैरह जो आप लोग यूज कर लेते हैं, ये बिहाइंड दी प्रॉक्सी प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करता। तो आपको डायरेक्ट गेटवे का आईपी एड्रेस चाहिए होता है। तो बहुत सारी एप्लीकेशन डेस्कटॉप पे आके फंस जाती हैं, वो वर्क नहीं करती है, क्योंकि ये बाकायदा
प्रॉक्सी सर्वर के थ्रू होके जाता है, सही है। और जो वाईफाई नेटवर्क होते हैं आमतौर पे एक्सेस पॉइंट्स होते हैं, उनको प्रॉक्सी को बाईपास करा के डायरेक्ट कनेक्ट करा है। सिर्फ गेटवे होता है उसमें, और गेटवे क्या परफॉर्म करता है, नेटवर्क। सॉकेट एक पोर्ट नहीं है, सॉकेट एक 5 टपल है। मैं भी आपको एग्जाम्पल बना के दिखाता हूँ। अब ये ध्यान में रखिएगा, ये वो आपकी एप्लीकेशन है जिसमें आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, सही है। ये ओएस की नेटवर्क की सर्विस है जिसमें 2 लेयर्स हैं, ट्रांसपोर्ट एंड नेटवर्क, सही है। और ये किसी कंप्यूटर में लगी हुई है। कंप्यूटर का नीचे जो भी चीज आएगी वो हार्डवेयर वगैरह आएगा। एक और दूसरी एप्लीकेशन है वो वर्क कर रही है, सही है। और ओएस की सर्विस है, और उसमें कौन सी लेयर्स हैं, ट्रांसपोर्ट है और नेटवर्क है। इन एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करना है। क्या ये डायरेक्टली कनेक्ट हो सकती है? नहीं ना, इन्होंने इस लेयर पे कम्युनिकेट करना है। यानी आपकी एप्लीकेशन से डेटा किसको जाना है, ऑपरेटिंग सिस्टम को, और ऑपरेटिंग सिस्टम आपको कम्युनिकेट कराता है, सही है। तो हमें ये वाला इंटरफेस रिक्वायर्ड है कि हम किसी तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम को ट्रांसपोर्ट लेयर पे चीज भेज सकें। और ट्रांसपोर्ट लेयर किसको भेजती है, नेटवर्क लेयर को, और नेटवर्क लेयर किसको भेजती है, फिर आगे डिवाइस ड्राइवर उसके थ्रू जाती है। रिसीविंग एंड पे क्या होता है, नेटवर्क लेयर से चीज, नीचे से चीज नेटवर्क लेयर पे आती है, नेटवर्क लेयर ट्रांसपोर्ट को देता है, और ट्रांसपोर्ट लेयर पे जो ओएस चल रहा होता है वो फिर एप्लीकेशन को देती है। बहुत सारी एप्लीकेशन चल रही होती है ना, तो किस एप्लीकेशन को देना है, पोर्ट नंबर बताएगी। तो ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है, ये बेसिकली आपका इंटरफेस है, और ये इंटरफेस आपके सॉकेट लाइब्रेरी होती है। क्या होती है, सॉकेट लाइब्रेरी। तो किसी भी सेशन को अगर मैं कहूँ कि ये कंप्यूटर इस कंप्यूटर से एक प्रोग्राम दूसरे प्रोग्राम से कम्युनिकेट कर रहा है, सही है, तो ये बेसिकली क्या है, सॉकेट सेशन है। 5 टपल है, क्या क्या है, फॉर एग्जाम्पल इसका आईपी मैं कह दूं 192.168.1.1 है, और इसका आईपी क्या है, 192.168.1.2 है, सही है। इस पे आपने चलाया सर्वर, और इस पे चलाया आपने क्लाइंट। कनेक्शन अभी हम नहीं देख रहे कनेक्शन कैसे एस्टेब्लिश हुआ है, जब मैं आपको फंक्शन दिखाऊंगा तो बताऊंगा कैसे कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है। लेकिन इन दोनों के अगर कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया और ये डेटा सेंड रिसीव कर रहे हैं, तो बेसिकली क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है, सर्वर के लिए पोर्ट फिक्स करना जरूरी है, तो आपने ट्रांसपोर्ट लेयर पे पोर्ट दे दी थी 1500, सही है। क्लाइंट ने जब कनेक्ट किया तो क्लाइंट को अपने आईपी से कोई कंसर्न नहीं है। क्लाइंट को आपने किसका आईपी बताया, सर्वर का आईपी बताया, और किसकी पोर्ट बताई, सर्वर की पोर्ट बताई। तो अच्छा, सर्वर को तो पता ही नहीं है ना कौन क्लाइंट है, कहां से आ रहा है, ये नॉलेज उसके, ये तो उसकी नॉलेज में नहीं है ना। तो जिस वक्त ये कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है, तो यहाँ पे सोर्स और डेस्टिनेशन, आपको पता है हर लेयर अपना पैकेट खुद बनाती है और हेडर अटैच कर दी जाती है। तो जब ये आप यहां से कोई मैसेज भेजते हैं, तो ये ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है, अपनी पोर्ट और डेस्टिनेशन की पोर्ट अटैच करती है। तो अपनी पोर्ट इसकी वट कुछ भी हो, डेस्टिनेशन की पोर्ट क्या है, 1500 है, और जो भी आपने मैसेज भेजा है वो इसका पेलोड बन गया। जब ये ट्रांसपोर्ट लेयर का पैकेट सेगमेंट नेटवर्क लेयर पे आया, तो नेटवर्क लेयर ने क्या किया, अपना हेडर अटैच कर दिया। ये चीज पूरी की पूरी उठ के कहां आ गई, इसके पेलोड में आ गई। और नेटवर्क लेयर के हेडर में बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन कम से कम 2 चीजें तो होंगी। क्या क्या होंगी, सोर्स का आईपी पूरा लिख लें यहाँ पे, और जो डेस्टिनेशन का आईपी है वो कंप्लीट करके यहाँ पे लिख लें। तो जब ये पैकेट नीचे से निकल के जाएगा यहाँ पे, और किसी राउटर स्विच गेटवे फायरवॉल के पास होता हुआ निकलेगा, तो इसको सारी चीजें विजिबल होंगी कि भेजने वाले का आईपी क्या है और किसको भेज रहा है, भेजने वाले की पोर्ट क्या है और किसको भेज रहा है। अगर मैं यहाँ पे फायरवॉल लगा दूं और मैं कह दूं कि भाई मेरे पास जो है ना सिर्फ और सिर्फ वेब की रिक्वेस्ट जा सकती है, कोई और एप्लीकेशन कम्युनिकेट नहीं करेगी, तो मैं अपने फायरवॉल में क्या ऐड कर दूंगा कि भाई डेस्टिनेशन की जो पोर्ट है, जिसको यहाँ पे मैंने लिखा है ना 1500, मैं कह दूंगा ओनली 80 जो है वो वैलिड पोर्ट है, ये अलाउ है किसकी, टीसीपी की, और बाकी कोई पोर्ट अलाउ नहीं है। तो ये फायरवॉल क्या करेगा, अगर उसको यहाँ 80 के अलावा कोई और चीज लिखी हुई नजर आएगी तो ये पैकेट डिस्कार्ड कर देगा। ये फायरवॉल करेगा, जहां पे भी लगा हुआ होगा, कहीं पे भी हो सकता है फायरवॉल, प्रोटेक्शन की बहुत सारी लेयर्स हो सकती है, सही है। और जब डेस्टिनेशन के पास चीज आएगी तो क्या करेगा, हर लेयर अपना अपना हेडर प्रोसेस करती जाती है, डिटैच करती जाती है। तो जब ये ट्रांसपोर्ट लेयर पे आएगा, पता चल जाएगा कौन सी पोर्ट अगर यहाँ पे पहुंच गया, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को पता होगा कि 1500 किस प्रोसेस की बाइंडिंग है, तो जहां पे बाइंडिंग हुई भी होगी उसको ट्रांसफर कर देगा ये, सही है। तो सॉकेट में क्या हो गया, एक तरफ सोर्स आईपी हो गया और डेस्टिनेशन आईपी हो गया। लेकिन ये स्टेज 2 है, स्टेज 1 क्या थी, सोर्स पोर्ट एंड डेस्टिनेशन पोर्ट। और इससे पहले आपने क्या डिसाइड किया था, प्रोटोकॉल, कि आपने कौन से प्रोटोकॉल पे कम्युनिकेशन, तो रिवर्स डायरेक्शन में है ये ध्यान में रखिएगा। पहले आपने डिसाइड करना है कि कौन से प्रोटोकॉल पे कम्युनिकेशन करनी है। तो जो प्रोटोकॉल है आपका
टीसीपी कनेक्शन ओरिएंटेड है, यूडीपी कनेक्शन लेस है। टीसीपी रिलायबल है, यूडीपी अनरिलायबल। कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब क्या है कि डेटा कम्युनिकेट करने से पहले आप कनेक्शन एस्टेब्लिश करेंगे, कैसे करते हैं मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूं। और रिलायबिलिटी का मतलब क्या है कि डेटा बिट बाई बिट सिमिलर होगा। अगर मैंने 101 भेजी है तो दूसरे एंड पे भी 101 ही होगा। किसी किस्म का बिट लॉस एक्सेप्टेबल नहीं है, बिट की डुप्लीकेशन एक्सेप्टेबल नहीं है, बिट आउट ऑफ सीक्वेंस होना एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये तीन प्रॉपर्टीज होती हैं रिलायबल प्रोटोकॉल की। और ये कैसे प्रोवाइड करता है ये अभी हम थोड़ी देर में जब टीसीपी के फंक्शंस देखेंगे तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा रीएनहांस करूंगा सॉकेट फंक्शंस की सपोर्ट के साथ। पहला फंक्शन आपको नजर आ रहा है सॉकेट के नाम का। अच्छा, यहाँ पे एक तरफ क्लाइंट चल रहा है और दूसरी तरफ सर्वर चल रहा है। हमने एप्लीकेशन को भी रन करके देखा था, सर्वर चलाए मगर अगर आप क्लाइंट चलाएंगे तो कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं होगा। सर्वर का पहले से ऑन होना जरूरी है। तो सर्वर पैसिवली ऑन होता है टीसीपी का, और क्लाइंट को जब जरूरत होती है वो ऑन होता है, कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है, कम्युनिकेशन करता है और कनेक्शन को क्या कर देता है, डाउन कर देता है। तो सॉकेट मींस के आप देखते हैं कि आपके पास सिस्टम में सॉकेट की सपोर्ट है या नहीं है। अगर आपके पास ड्राइवर ही कॉन्फ़िगर नहीं है तो ये हैंडल आपको एरर रिटर्न देके फंक्शन बाहर आ जाता है। सही है। और बाइंड का मतलब थोड़ी देर में मैं आपको बताता हूँ कि बाइंड क्या है, लेकिन अभी जो सबसे काम के फंक्शन है वो क्या है, एक्सेप्ट एंड कनेक्ट। आप लोगों ने टीसीपी का प्रोटोकॉल पढ़ा है, थ्री वे हैंडशेक की टर्म सुनी है आप लोगों ने, यस और नो? जो ऑनलाइन बैठे हुए हैं आप लोगों ने थ्री वे हैंडशेक की टर्मिनोलॉजी सुनी है? यस सर। बस सही है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि ये चीज वर्क कैसे करती है। ये जो मैं आपको डायग्राम बना रहा था ना कि यहाँ पे ये फंक्शन है जो कि इंटरफेसिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, सेंड रिसीव करने के लिए यूज हो रहा है। तो बेसिकली आप इन फंक्शंस को कॉल करते हैं। एक कौन सा फंक्शन है, एक्सेप्ट, और दूसरा कौन सा फंक्शन है, कनेक्ट। दोनों ब्लॉकिंग के फंक्शन है। सही है। ये सर्वर है, ये क्लाइंट है। सर्वर की कोडिंग चलना शुरू हुई, सही है, और इसे कौन सा फंक्शन कॉल कर लिया, एक्सेप्ट वाला। जैसे इसने फंक्शन कॉल किया ब्लॉक हो गया। आपको याद होगा ना ओएस में हमने पढ़ा था कि रनिंग की स्टेट है, ब्लॉक की स्टेट है। अगर आप कोई आईओ फंक्शन कॉल करते हैं, कौन सा फंक्शन कॉल करते हैं, आईओ, तो आप रनिंग से निकल के कहां चले जाते हैं, ब्लॉक में। और कब तक ब्लॉक रहते हैं, जब तक आईओ कंप्लीट ना हो जाए। तो ये बेसिकली अगर मैं सॉलिड लाइन आपको ड्रॉ कर रहा हूं टाइम लाइन के साथ, तो ये इस वक्त सर्वर चल रहा था, इसकी कोडिंग चल रही थी। जैसे ही आपने एक्सेप्ट कॉल किया, मेरा सर्वर ब्लॉकिंग स्टेट में चला गया। टाइम तो चल रहा है लेकिन मेरा प्रोग्राम नहीं चल रहा। कौन सी स्टेट में पड़ा हुआ है अब ये, ब्लॉकिंग में। इसकी ब्लॉकिंग का टाइम इनफाइनाइट है। अगर मैं कंप्यूटर को ऑन करूं और उस पर सर्वर चला दूं तो सर्वर ऑन हो जाएगा। 1 साल 2 साल 3 साल तक सर्वर चलता रहेगा। जब तक कंप्यूटर चल रहा है सर्वर का प्रोसेस चलता रहेगा। और कौन सी स्टेट में पड़ा रहेगा, ब्लॉक में। इनिशियली ब्लॉक में होगा और थोड़ा टाइम गुजरेगा तो वो उसको क्या कर देगा, रैम बचाने के लिए सस्पेंड कर देगा। और क्लाइंट कब आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ये जो ब्लॉकिंग है ये इनफाइनाइट है और टाइमर की बेसिस पे ये फेल नहीं होती। क्लाइंट है, क्लाइंट आया, उसकी कोडिंग चलना शुरू हुई। अब ये जो कोडिंग है ये बेसिकली आपके प्रोग्राम की कोडिंग है। और आपने यहां से क्या कॉल किया, कनेक्ट। तो ये कनेक्ट और ये एक्सेप्ट, ये एक दूसरे से हाईली रिलेटेड है। क्लाइंट सर्वर ने एक्सेप्ट कॉल किया ना, मैंने बाइंड बताया ही नहीं है, मैंने कहा बाइंड बाद में बताऊंगा। सही है। अच्छा, जो कनेक्ट का मेथड है ये भी ब्लॉकिंग है। जैसे ही मैंने इसको कॉल किया, ऑपरेटिंग सिस्टम ने मेरे प्रोग्राम को उठा के कौन सी स्टेट में भेज दिया, ब्लॉक में। अब ये भी ब्लॉक पड़ा हुआ है, ये भी ब्लॉक पड़ा हुआ है। अब कौन कम्युनिकेट करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम की ट्रांसपोर्ट लेयर। ये लेयर और ये लेयर अब एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगी। किसके बिहाफ पे, आपके प्रोग्राम के बिहाफ पे। सही है। और यहां पे अब क्या स्टार्ट होगा पीछे, अब ये देखिए कि अब जो चीज मैं बना रहा हूं ये आपका प्रोग्राम नहीं कर रहा है, ये कौन कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कनेक्ट एंड एक्सेप्ट कैसे वर्क करता है, टीसीपी का मैसेज कौन सा है, किस फ्लैग के साथ जाता है, एक सेंड फ्लैग होता है, एक फिन होता है, याद है, पढ़े। थ्री वे हैंडशेक है, ये कनेक्शन की रिक्वेस्ट कर रहा है। सही है। अच्छा, स्लाइडिंग विंडो पढ़ा है आप लोगों ने, एक होता है सीरियल नंबर, एक होता है एक्नॉलेजमेंट नंबर। जो भी आप फ्रेम्स पैकेट डेटा भेजते हैं, सेगमेंट भेजते हैं, उसके साथ एक नंबर अटैच होकर जाता है और ये बताता है कि ये जो डेटा हम भेज रहे हैं इसमें बाइट की सीक्वेंस नंबर क्या है। सही है। एक्नॉलेजमेंट उसका ये जाती है कि इतने बाइट्स रिसीव हो गए हैं और अगला बाइट कौन सा एक्सपेक्टेड है।
सही है। तो ये कोई ना कोई नंबर लेके भेजेगा और सर्वर क्या करेगा, उसके अगेंस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम उसकी एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। सही है। अगर ये एक्नॉलेजमेंट लॉस हो जाए तो जो क्लाइंट ओएस का ओएस है वो मैसेज भेजने के साथ ही एक टाइमर ऑन कर देता है। अगर टाइमर एक्सपायर हो जाए तो ये मैसेज दोबारा भेज देता है। और नंबर ऑफ रीट्राइज कुछ फिक्स होती है, ओएस टू ओएस, ड्राइवर टू ड्राइवर, ये चीज वेरी करती है। और अगर इसको सक्सेसफुली एक्नॉलेजमेंट ना मिले तो कनेक्शन टाइम आउट हो जाता है या कोई चीज मैसेज आती है और ये क्या कर देता है, बाहर निकल जाता है। सही है। अगर इसको एक्नॉलेजमेंट मिल गई तो ये इस एक्नॉलेजमेंट की एक्नॉलेजमेंट भेजेगा जो कि किसको मिलेगी, सर्वर को। और आप लोगों ने यकीनन डॉस अटैक और डीडॉस अटैक पढ़े, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक पढ़े, जी सर। अटैक पढ़ा है। तो ये बेसिकली सिन अटैक में क्या करता है कि कनेक्शन रिक्वेस्ट करता है, उसके एक्नॉलेजमेंट के बाद ये वाली जो एक्नॉलेजमेंट है ना ये नहीं भेजता और सर्वर जो है ना इंतजार में बैठ जाता है। जिसमें आप लोग अक्सर चैटिंग करते हैं एक दूसरे के साथ व्हाट्सएप पे या वटेवर, आप किसी को पूछते हैं, कहते हैं हेलो, दूसरी तरफ से आता है हाय। सही है। अब आप तो भेजना चाहिए मैसेज, लेकिन अब आप मैसेज ही नहीं भेज रहे, दूसरी तरफ ने आपको हाय कह दिया और अब वो वेट कर रहे हैं कि अब आपकी तरफ से कोई मैसेज आएगा, लेकिन आपने उसको क्या कर दिया है, हैंग कर दिया। वो कब तक हैंग पड़ा रहेगा, कोई टाइमर जो कि पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, बर्दाश्त की लिमिट होती है। फिर आप पूछते भाई हाँ भाई क्या हुआ होता ऐसा नहीं होता। तो ये बेसिकली रिसोर्सेज रिजर्व होती हैं। ये जो मैसेजेस चल रहे हैं इनके पीछे ऑपरेटिंग सिस्टम के पास मेमोरी का बफर एलोकेट होता है। जब मैं डेटा भेज रहा हूं उसको मैं रिलायबल कम्युनिकेशन करूंगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जो हार्डवेयर की रिसोर्सेज होती है ना, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है वो क्या है, रैम है, स्टोरेज है, स्टोरेज में आपके पास वीएम है और कुछ डेटा है। अगर फॉर एग्जाम्पल ये वेब सर्वर है तो आप कनेक्शन स्टैब्लिश करने के बाद क्या कहेंगे कि भाई ये index.html ये मुझे भेज दो, यही करेंगे ना। तो सर्वर के पास वो फोल्डर्स होते हैं जहां पे वेबसाइट के सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं और आपका वेब क्लाइंट जो है वो रिक्वेस्ट करके उन डॉक्यूमेंट्स को लेकर आता है, अपने वेब ब्राउजर में शो करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम किसी फाइल को कैसे भेजेगा जब तक वो ओपन ही नहीं करेगा। तो फाइल भेजने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, फाइल ओपन करनी पड़ेगी, फाइल को ट्रांसफर करना पड़ेगा रैम में और फिर रैम को ट्रांसफर करना पड़ेगा नेटवर्क के ऊपर। सही है। इसी तरह जो रिसीवर होगा, रिसीवर का काम क्या होगा, अपने पास एम्प्टी स्पेस बना के रखे और जो भी मैसेजेस दूसरी तरफ से आ रहे हैं उनको यहाँ पे डाल के सीक्वेंस में लेकर आए। क्योंकि इसमें सीक्वेंस की गारंटी नहीं होती है, ध्यान में रखिएगा। क्यों नहीं होती, अगर मैं आपसे कहूं कि ये क्लाइंट था, ये क्लाइंट कंप्यूटर है और ये सर्वर कंप्यूटर है और ये नेटवर्क के ऊपर किसी तरीके से कनेक्टेड है और नेटवर्क में जो है बहुत सारे राउटर स्विचेस लगे हुए हैं और वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। सही है। आप इससे कनेक्टेड हैं और इससे कनेक्टेड है। तो सोर्स और डेस्टिनेशन जो क्लाइंट और सर्वर है इसके बीच में क्या एक पाथ एग्जिस्ट करता है, मल्टीपल पाथ एग्जिस्ट करते हैं ना। तो हो सकता है एक पाथ, एक पैकेट जो है इधर से घूम के जाए तो दूसरा पैकेट इधर से घूम के जाए। आप पैकेट के पाथ की गारंटी नहीं दे सकते। तो हो सकता है एक का लॉन्ग पाथ हो, एक का शॉर्ट पाथ हो, या एक का डिले नेटवर्क हो, एक का फास्ट नेटवर्क हो। तो डिफरेंट पाथ से जब चीज आप भेजते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि मैंने एक वर्ड डॉक्यूमेंट भेजी है जिसमें 1 2 3 3 पेजेस है। अब ये रिलायबल का मतलब समझ लें कि रिलायबल का मतलब क्या है। सही है। मैंने एक वर्ड डॉक्यूमेंट भेजी है, उसका साइज है 1021 बाइट्स। कितने बाइट्स हैं, 102 बाइट्स। एक फाइल इसको रिसीव होती है और उसका साइज भी 102 बाइट है। तो क्या ये रिलायबल कम्युनिकेशन होगी, साइज का सेम होना रिलायबल होने की गारंटी नहीं है। रिलायबल का मतलब क्या है कि ये यहाँ पे 1 2 3 ही होगा तो ये ओके है। लेकिन अगर साइज 1 2 है और डेटा इस तरीके से आ जाए कि पहले में 1 है, दूसरे में 3 है, तीसरे में 2 है, साइज इसका 102 है, क्या ये एक्सेप्टेबल है, चीज का आउट ऑफ ऑर्डर होना एक्सेप्टेबल है नहीं ना। अगर मैं कहता हूं कि नहीं कुछ डेटा लॉस हो गया और डुप्लीकेशन हो गई पेज वन एंड पेज 2, क्या ये चीज एक्सेप्टेबल है, ये चीज भी एक्सेप्टेबल नहीं है। मैं कहता हूं कि डेटा ही लॉस हुआ है और मेरे पास सिर्फ 1 और 2 पहुंचे, 3 नहीं पहुंचा, क्या ये चीज एक्सेप्टेबल है, ये चीज भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो रिलायबल कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है टीसीपी का जो स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल है वो। सही है। तो वो सीक्वेंस नंबर और एक्नॉलेजमेंट नंबर को यूज करते हुए इन चीजों को सीक्वेंस में लेकर आता है। लेकिन जब डेटा आउट ऑफ ऑर्डर आपके पास पहुंचेगा तो इसका क्या मतलब है, जो रिसीवर है उसके पास एक बफर होगा ना, तो बफर में डेटा को लेकर आता जाएगा और जैसे जैसे चीज सीक्वेंस में आती जाएगी वो ऊपर प्रोवाइड करता जाएगा।
सही है। इसलिए सर्वर के पास क्या होता है, रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होती हैं फॉर कम्युनिकेशन, और जैसे कोई कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है तो उसके लिए स्पेस रिजर्व कर दी जाती है। और अगर फेक कनेक्शन हो क्लाइंट और वो डिनायल ऑफ सर्विस अटैक लॉन्च करना चाहता है तो वो सिन अटैक लॉन्च करेगा, और उसमें क्या होगा, कनेक्शन ओपन करता रहेगा और उसको आगे यूज नहीं करेगा। तो सर्वर क्या होगा, आने वाले कनेक्शन को एक्सेप्ट करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा, और रिसोर्सेज क्या होंगी, बहुत जल्दी एग्जॉस्ट कर जाएंगे। इसको ही मैं अभी सेंड रिसीव करूंगा ना तो फिर आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये थ्री वे हैंडशेक क्लियर है आप लोगों को। अब क्वेश्चन ये है कि जो कनेक्ट का मेथड है जो ब्लॉक पड़ा हुआ था, कनेक्ट का मेथड ब्लॉक पड़ा हुआ था ना, तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसकी एक्नॉलेजमेंट भेजते के साथ ही इस कनेक्ट के मेथड को बाहर निकाल देगा। इट्स मीन कि कनेक्ट के बाद की जो नेक्स्ट वाली लाइन है वो यहां पे रन होगी। तो कनेक्ट जो था वो ब्लॉक था, ऑपरेटिंग सिस्टम में इसके एक्नॉलेजमेंट भेजने के बाद कनेक्ट के मेथड से बाहर लेकर आ गया। अब ये रेडी टू कम्युनिकेट है, ये डेटा जो है सेंड रिसीव कर सकता है। देखिए क्लाइंट साहब बाहर आ गए, अब आप क्या कर सकते हैं, सेंड रिसीव कर सकते हैं। सर्वर का काम क्या है, सर्वर के पास जब तक इसकी एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगी, इसका एक्सेप्ट का मेथड बाहर नहीं आएगा। जैसे ही इसकी ये चीज कंप्लीट होगी तो अब सर्वर को पता चल जाएगा कि ये एक्सेप्ट का मेथड जो है इस क्लाइंट की इंफॉर्मेशन के साथ बाहर आएगा। इससे पहले सर्वर को पता ही नहीं है कौन सा क्लाइंट आया। सही है। जब ये बाहर निकलेगा तो ये क्लाइंट की इंफॉर्मेशन साथ लेके निकलेगा कि ये पर्टिकुलर क्लाइंट आया है विद दिस आईपी एंड पोर्ट एंड प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल पहले से तय था, इस केस में टीसीपी, लेकिन किस आईपी से आया है वो नहीं पता था, किस पोर्ट से आया है वो नहीं पता था। इस कनेक्शन के बाद, इस लाइन के बाद ये एक्सेप्ट की नेक्स्ट वाली लाइन रन होगी। अब कहां गई, तो एक्सेप्ट से भी आप बाहर आ गए और कनेक्ट से भी बाहर आ गए। प्रोग्राम दोनों तरफ अब चल रहा है रनिंग स्टेट में। अगर आप यहां से सेंड करते हैं तो वो यहां पे रिसीव के मेथड में रिसीव होगा, और अगर सर्वर ये सेंड कर रहा है तो वो उसके रिसीव में होगा। अगर दोनों सेंड कर रहे हैं तो दोनों का डेटा लॉस हो जाएगा, और अगर दोनों रिसीव कर रहे हैं तो क्या होगा, ब्लॉक हो जाएंगे, दोनों के दोनों ब्लॉक हो जाएंगे। सही है। जिस तरह कनेक्ट और एक्सेप्ट का मेथड मैंने बताया था ना कि ये ब्लॉकिंग है। अच्छा, एक्सेप्ट का मेथड जो है इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है ब्लॉक होने की, कनेक्ट के मेथड की एक टाइम लिमिट है। अगर थ्री वे हैंडशेक हम कर रहे हैं और 2-3 रीट्राई के बाद भी अगर ये इसकी एक्नॉलेजमेंट नहीं आ रही तो कनेक्ट का मेथड एरर मैसेज के साथ बाहर निकल जाएगा। तो कनेक्ट का मेथड जो है ये इंडेफिनेटली जो है ब्लॉकिंग में नहीं रहता। सर्वर के पास टाइमर इसके साथ होता है कि इसने एक्नॉलेजमेंट भेज दी है तो इसके साथ आएगा। हाँ सही है। तो इसको ये भी नहीं पता चलेगा ना कि ये एक्नॉलेजमेंट गई है या नहीं गई है। एक्नॉलेजमेंट ना आने का मतलब ये भी तो हो सकता है कि इसकी एक्नॉलेजमेंट लॉस हो गई हो, तो वो उसको दोबारा भेज देगा टाइमर एक्स्ट्रा, उसकी भी कुछ रीट्राइज होगी। सही है। तो अब ये दोनों सिस्टम सेंड और रिसीव कर सकते हैं। वो कोडिंग अब हम चेंज करेंगे ना, वही असाइनमेंट का पार्ट है। आपको एक कोडिंग में सेंड और दूसरे में रिसीव होकर दिखा दिया गया है, कोडिंग में वर्क कर रहा है। हम तो अभी इसकी बैकएंड की थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं ना कि वो कैसे वर्क कर रहा है। ये चीज क्लियर है और आसान है, दोनों सेंड रिसीव कर सकते हैं। यार ये मैंने क्या दिखाया है कि एक तरफ से सेंड करोगे तो दूसरी तरफ रिसीव होगा ना, तो फंक्शन कॉल करोगे तो होगा। भाई आप कोडिंग खोल के देख लीजिएगा कि उसमें क्या हुआ है, आप चेंज कर दिएगा उसकी कोडिंग, वही तो असाइनमेंट का पार्ट है ना, और क्या। अब ये सेंड और रिसीव एक दूसरे के साथ मिलकर कैसे वर्क कर रहे हैं ये डिस्कस कर लेते हैं। आप लोगों ने स्टॉप एंड वेट और स्लाइडिंग विंडो पढ़ा है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा तो आपको याद आ जाएगा कि आपने पढ़ा है। देखें, जब आपके प्रोग्राम कनेक्ट होते हैं तो उनको नहीं पता होता कि आपके पास कितनी बैंडविड्थ अवेलेबल है बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन। सही है। और वो कितनी दूर है ये भी उनका कंसर्न नहीं होता, तो वो स्टार्ट हमेशा स्लो करते हैं। क्या करते हैं, एक मैसेज भेजा, उस एक मैसेज की एक्नॉलेजमेंट आएगी। इसका क्या मतलब हुआ कि एक सेगमेंट आउट हुआ है और वो सक्सेसफुली उसकी एक्नॉलेजमेंट आ गई। अब ये थोड़ी सी बैंडविड्थ की यूटिलाइजेशन बढ़ाएगा और अब एक के बजाय कितने सेगमेंट भेज देगा, 2। तो अब कितना आउटस्टैंडिंग हो गए, 2। अब इन दोनों की एक कंपोजिट एक्नॉलेजमेंट भी आ सकती है और सेपरेट एक्नॉलेजमेंट भी आ सकती है। हर सेगमेंट की सेपरेट एक्नॉलेजमेंट आ सकती है। ये चीज वेरी करती है इंप्लीमेंटेशन टू इंप्लीमेंटेशन। टीसीपी की डिफरेंट इंप्लीमेंटेशन होती है, अगर आप तलाश करेंगे, थाओ है, रीनो है, इस तरह और डिफरेंट नेम्स हैं इसके। सही है। तो आरएफसी आप तलाश कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि टीसीपी की कितनी इंप्लीमेंटेशन अब आ रही है और कितनी कौन सी चल रही है। 2 की एक भी आ सकती है। अगर आप लोगों ने फ्लो कंट्रोल एल्गोरिथम पढ़े हो तो इसमें नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भी होती है, पॉजिटिव भी होती है और बहुत सारी टेक्निक्स हैं। अब 2 की एक्नॉलेजमेंट आ गई ना, नेक्स्ट फेज में कितना आउटस्टैंडिंग हो सकते हैं, 1,
2 3 4, कितने भेज सकता है ये? 4। और अगर इन 4 की एक्नॉलेजमेंट आ जाती है तो अब कितने नेक्स्ट टाइम कितने भेज सकता है? 8। तो अगर मैं इसको ग्राफ बनाऊं, ग्राफ प्लॉट करूं, तो ये ग्राफ किस तरीके से बनेगा कि आपने साइज किस तरीके से बढ़ाया है? एक्सपोनेंशियली। एक्सपोनेंशियली मींस के पहले 1 था, फिर 2 हुए, फिर 4 हुए, फिर 8 हुए, फिर 16 हुए। इस तरीके से ये आउटस्टैंडिंग पैकेट्स है, सेगमेंट्स है, ट्रांसपोर्ट लेयर के सेगमेंट्स की बात हो रही है। सही है। इनमें से फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं कि मेरी जो लिमिट है ये पहले 64 था और अगला वाला कितना है? 128 है। मेरा एक भी सेगमेंट ड्रॉप हो गया, अगर क्या हो गया? उसकी एक्नॉलेजमेंट नहीं आई, तो इसका क्या मतलब है कि मेरी जो बैंडविड्थ है वो इन बिटवीन 64 और 128 तक सेगमेंट लेके जा सकती है सक्सेसफुली, क्योंकि 64 तक सक्सेसफुली एक्नॉलेजमेंट आ गई थी। मैंने कितने भेज दिया? 128, और उसकी एक्नॉलेजमेंट मेरे पास नहीं आई। अब मुझे ये नहीं पता कि 64 से आगे कितने जो है मैं भेज सकता हूं। तो ये जो चीज है ये ड्रॉप करके वापस किस पे आ जाती है? 1 पे। सही है। और फिर दोबारा एक्सपोनेंशियली आगे बढ़ती है और 64 तक आ जाती है। कहां तक आ जाती है? 64 तक। और उसके बाद किस तरीके से बढ़ती है? लीनियरली। 64 सक्सेसफुली गए थे ना, 128 तो ड्रॉप हो गया। अब इसको नहीं पता कि कितनी सुटेबल एनवायरनमेंट है, तो वो अगली दफा क्या करेगा? 65, 67, 68 इस तरीके से लेके जाएगा। और किसी पॉइंट पे अगर ड्रॉप होता है तो उसके बाद ये फ्लैट भी लेके जा सकता है। ये क्या कहलाता है? स्लो स्टार्ट एंड फास्ट रिकवरी। क्या कहलाती है? स्लो स्टार्ट है। और ये टेक्निक पहले नहीं होती थी, तो इस तरह का ग्राफ बनता था, ऊपर गया वापस नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर वापस नीचे आया, इस तरह की चीज होती थी। और इसका इम्पैक्ट क्या होता था कि नेटवर्क पूरा का पूरा एक साथ यूज होने लगता था और फिर डाउन हो जाता था, फिर यूज होने लगता था आहिस्ता आहिस्ता तेजी से, फिर डाउन हो जाता था। सही है। तो इस चीज को कवर करने के लिए जो है फास्ट रिकवरी का मेथड निकाला गया था, कि बाद में इसको एक्सपोनेंशियली बढ़ाने के बजाय लीनियरली बढ़ाया जाता था। तो ये जो चीज है ये सर बेसिकली कर क्या रही है जी? ये पहले जो आप बता रहे जो इम्प्लीमेंट होता था वो सिर्फ लीनियरली होता था या सिर्फ एक्सपोनेंशियली होता था? भाई एक्सपोनेंशियली ही बढ़ता है स्टार्ट में, फिर बाद में लीनियरली बढ़ता है। नहीं, आप जो पुराना एल्गोरिथम अभी नीचे जो आपने नहीं नहीं, बनाया। एक ही एल्गोरिथम की बात बता रहा हूँ। ये पुरानी तो ये टेक्निक थी कि एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है, ड्रॉप हो रहा है, फिर दोबारा एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है, फिर ड्रॉप हो रहा है, फिर दोबारा एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है, फिर ड्रॉप हो रहा है। इसमें नुकसान क्या था कि नेटवर्क एक साथ यूज होता था, फिर एक साथ बैठ जाता था। तो इसका तरीका क्या निकाला गया कि फर्स्ट टाइम इसने चेक कर लिया कि इसकी लिमिट क्या है, उस लिमिट के बाद जो है ये लीनियरली ग्रो करता है, नॉट एक्सपोनेंशियली। अच्छा अब क्वेश्चन ये लीनियरली है, सर बढ़ते बढ़ते भी अगर कम हो जाए, मतलब वो एक्नॉलेजमेंट ना आए किसी पॉइंट पे जाके, तो क्या करेगा? हाँ तो बस उसका फिर फ्लैट रहेगा। ठीक है। सही है। अच्छा अब क्वेश्चन ये है कि ये टेक्निक किस तरीके से डेटा को सीक्वेंस में लेकर आती है। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे ये सेगमेंट जाते हुए नजर आ रहा है ना, हर सेगमेंट के साथ सीक्वेंस नंबर जाता है। सही है। अच्छा एक चीज का और ख्याल रखिएगा कि जो टीसीपी है ये फुल डुप्लेक्स प्रोटोकॉल है। ये जो मतलब एक ही सेगमेंट के थ्रू एक साइड पे अगर डेटा जा रहा है तो दूसरे के साथ डेटा भी जा सकता है फ्रॉम डेस्टिनेशन टू सोर्स। ये अपना डेटा भी लेके जा सकता है और पिछले वाले रिसीव वाले की एक्नॉलेजमेंट भी लेके जा सकता है। तो एक ही वक्त में ये डबल काम कर सकता है। ऐसा नहीं है कि एक ही तरफ से डेटा जा रहा है, दो बोथ वे डेटा एक ही वक्त में ट्रांसफर हो सकता है। सही है। और पिछले वाले की एक्नॉलेजमेंट भी जा रही होती है इसमें। तो सीक्वेंस नंबर अलग होती है और एक्नॉलेजमेंट नंबर अलग होती है। सीक्वेंस नंबर किसके लिए इंपॉर्टेंट होती है? यस, सीक्वेंस नंबर सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होती है। अब देखें फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि इसका सीक्वेंस नंबर क्या है 1, इसका क्या है 2, इसका क्या है 3। वैसे आमतौर पर ये डेटा की 5 लोकेशन होती है। अगर ये सेंडर है और मैं कहता हूं सेंडर जो है एक फाइल भेजना चाहता है, उस फाइल का साइज है 5 MB। फाइल का साइज कितना है? 5 MB। आप ये समझ लें कि आपने सेंड का मैसेज यूज किया है और सेंड के मैसेज में एक एरे दे दी और उस एरे का साइज कितना डाल दिया आपने? 1024 इंटू 1024 इंटू 5 नंबर ऑफ बाइट्स। ये कितना बन गया? 5 MB बन गया। आपने कितने मेथड कॉल किए एप्लीकेशन ने? जस्ट 1। जैसे ही आपने सेंड का मेथड कॉल कर लिया, ऑपरेटिंग सिस्टम ने इस बफर को, ये जो आपने दिया था, आपकी स्पेस से निकाल के किसकी स्पेस में कॉपी कर दिया? अपने पास ओएस में। सही है। और सेंड के मेथड से आपको बाहर निकाल दिया। तो सेंड मेथड इज नॉन ब्लॉकिंग। क्लियर है ये? लेकिन इसके अगेंस्ट अब ये कम्युनिकेशन कौन करा रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम। किसके बिहाफ पे? आपके सेंडर प्रोसेस के बिहाफ पे। रिसीवर का मेथड जो है वो क्या कॉल करेगा?
रिसीव, और ये बता देगा कि भाई कितना डेटा एक्सपेक्टेड है। अब ये जो डेटा आ रहा है ये बाइट ऑर्डर है, जो सीक्वेंस नंबर होता है ये बड़ा नंबर होता है। ये मैं यहाँ पे सिर्फ समझाने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 कर देता हूं, सही है। जो रिसीवर होगा उसके पास रैम में स्पेस होगी, क्योंकि कनेक्शन बना है तो डेटा सेंड रिसीव करने के लिए बना है ना, तो इसने फ्री स्पेस बनाई हुई है टू प्रोसेस डेटा। अब ये डेटा मिलना शुरू हुआ, डेटा 1 आ गया, उसकी एक्नॉलेजमेंट चली गई, 2 आ गया, 3 आ गया, उसकी एक्नॉलेजमेंट चली गई। कितना एक्सपेक्टेड है यहां से रिसीव में? 5 MB ना। लेकिन होता क्या है, ये 4 जो है मिस हो जाता है, 5 6 7 पहुंच जाता है। 5 मिल गया, 6 मिल गया, 7 मिल गया, मिसिंग कौन सा है? मिसिंग कौन सा है? यस, क्या बताया मैंने अभी एग्जांपल में? 4 मिसिंग है ना। तो ये जो रिसीवर का टीसीपी का सर्विस चल रही है वो इस डेटा को सीक्वेंस में लेकर आता है। ये जरूरी नहीं है कि 1 2 3 4 सीक्वेंस में मिले, ये आउट ऑफ सीक्वेंस भी मिल सकते हैं। तो इन नंबर्स की बेसिस पे जो रिसीवर प्रोसेस का ओएस होता है वो इसको ब्लॉक में सीक्वेंस में लेकर आता है। एक पार्ट मिल गया, कॉपी कर दिया, दूसरा पार्ट मिल गया, कॉपी कर दिया, तीसरा पार्ट मिल गया, कॉपी कर दिया, चौथा पार्ट नहीं है, मिसिंग है, पांचवा छठा पार्ट है, कॉपी कर दिया, छठा पार्ट है, कॉपी कर दिया, अभी बाकी का वेट कर रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर फोर्थ ब्लॉक काफी देर तक अगर ट्रांसफर नहीं होता तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या रिसीवर को परमानेंटली ब्लॉक करके रखेगा? नहीं ना, वो क्या करेगा, इन 3 ब्लॉक्स के साथ इस रिसीव को बाहर लेकर आ जाएगा। सही है, तो ये तो सीक्वेंस में आ गए थे ना, ये इसने रिटर्न कर दिया और रिसीव का मेथड बाहर आ गया। अब ये 4 थोड़ी देर बाद आता है तो 4 यहां पे आ जाएगा, तो क्या ये 4 रिसीव के मेथड में बाहर निकल सकता है? नहीं ना। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो रिसीव का मेथड है ये मुझे लूप में कॉल करना पड़ेगा। किसमें कॉल करना पड़ेगा? लूप में, ताकि ओएस के ऊपर बर्डन ना पड़े ज्यादा। अगर मैं इसको रिसीव, अगर ओएस इस 3 पैकेट्स के साथ रिसीव को बाहर ना निकाले तो ओएस के पास क्या होगा? इशू रहेगा, रैम ऑक्युपाई होती चली जाएगी। क्या 5 MB तक ओएस आपके एक सेशन के लिए रुका रहेगा? नहीं ना। तो जितना डेटा सीक्वेंस में आएगा वो आपको रिटर्न कर देगा। अभी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इसको लूप में कॉल करते रहें। ये डेटा आप ओएस आपके बफर में से निकाल के आपके बफर में भेजेगा और इसको फ्री स्पेस में डाल देगा, जैसे हमने हीप में किया था ना, मैलॉक किया था, फ्री किया था। तो ओएस एक बफर ट्रांसफर करने के बाद उसको क्या कर देगा? फ्री कर देगा, तो स्पेस उसके पास बनती रहेगी। सर ये जरा थोड़ा और एक्सप्लेन कर दें कि रिसीव कैसे काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक पेपर देता हूं, उसके कितने पेजेस हैं? 8 पेजेस। मैंने पेपर प्रिंट किया 8 पेजेस में। अच्छा, मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं उसको स्टेपल करके लेकर आऊं। क्या नहीं है? टाइम नहीं है कि मैं उसको क्या करूं? स्टेपल करूं। एग्जामिनेशन हॉल में मैं वो पेजेस 2 डिफरेंट स्टाफ मेंबर्स के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट कराता हूं, तो वो आपके पास लूज पेजेस की फॉर्म में पहुंचेगा ना। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी? मैंने पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और पूछे बगैर बाहर चला गया। अगर मैं ना बताऊं 8 पेजेस हैं, आपको पता चलेगा? अगर मैं पेज जो पेपर है उसके ऊपर पेज नंबर ना लिखूं, आपको पता चलेगा? उसको सीक्वेंस में कैसे लेकर आएंगे? आप पढ़ते रहेंगे, पढ़ के सीक्वेंस में लाएंगे? नहीं ना। तो मैं पेजेस भी लिखूंगा, ये भी बताऊंगा कि नंबर ऑफ पेजेस कितने, 1/8, 2/8, यानी कि 8 में से पहला, 8 में से दूसरा, 8 में से 8वां। तो वो जो पेजेस आपके पास आएंगे उनको देखते हुए आप उसको सीक्वेंस में लेकर आएंगे। अगर कोई पेज मिसिंग होगा तो आप हैंड रेज करके बोलेंगे ना, सर मुझे पेज नंबर 5 नहीं मिला, कहेंगे या नहीं कहेंगे? तो ये बेसिकली आप क्या कर रहे हैं? रिलायबल कम्युनिकेशन कर रहे हैं। आपने आउट ऑफ सीक्वेंस नहीं करना, डेटा लॉस नहीं करना। अगर एक ही पेज 2 दफा आ जाए गलती से आपके पास, नंबर ऑफ पेजेस 8 है लेकिन पेज नंबर 6 3 दफा आ गया, क्या आप खामोश होकर बैठेंगे? हो सकता है खामोश होकर बैठ जाए, लेकिन बाद में टीचर को ब्लेम नहीं करेंगे कि पेज नंबर 7 8 की जगह पे आपने 6 3 दफा रिसीव कर लिया और पेपर में अटैच करके भेज दिया। जब टीचर कॉपी चेक करेगा वो बोलेगा भाई पेज 1 2 3 4 5 6 तो हो गया, 7 8 के मार्क्स गए, 9 10 के मार्क्स दे देगा, फिर आप रोते रहे। सही है। तो उसको डुप्लीकेट से बचाना, उसको सीक्वेंस में लाना, और अगर कोई पेज कम है तो उसकी ओर कॉल करना, ये चीज क्या कहलाती है? रिलायबल कम्युनिकेशन। और ये काम आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा होता है इन चीजों के थ्रू। अब क्लियर है? यस और नो? तो रिसीव के अंदर टाइम आउट होता है कोई कि जो है ना इतने टाइम तक वो जो है ब्लॉक रहेगा? यस, टाइम आउट होता है, टाइम आउट होता है। और देखो ये फिर जो जो एक्नॉलेजमेंट है ना, ये जो एक्नॉलेजमेंट है, अगर ये नहीं आएगी तो क्या ये अगले 8 पेजेस भेजेगा? नहीं भेजेगा। अब सेंडर को ये नहीं पता कि ये डेटा लॉस हुआ है, ये एक्नॉलेजमेंट लॉस हुई है, तो ये क्या कर देगा? इन्हीं 4 पैकेट्स को एक टाइमर के बाद दोबारा भेज देगा।
क्लियर है ये? तो अगर जिसकी एक्नॉलेजमेंट आ जाती है, इसीलिए जो है वो एक कंबाइन एक्नॉलेजमेंट भी हो सकती है, सेपरेट भी हो सकती है, और ये भी हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल इसमें पेज नंबर 6 नहीं आया काफी देर तक, तो जो रिसीवर है वो 4 और 5 की एक्नॉलेजमेंट भेज दे, 6 की ना भेजे। इसी तरह एक नेक टेक्निक भी होती है, उसमें नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेजी जाती है, जिससे सेंडर को पता चल जाता है कि भाई बीच में इसके पास ये पेज नंबर 4 है, ये नहीं आया, तो वो उसको रीट्रांसमिट कर देता है। क्लियर है ये? जी सर। चलें, गुड। तो ये सेंड रिसीव है, और आई होप कि समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज समझने के लिए अपनी बुक्स ओपन करें, और चाहे तो इंटरनेट से पढ़ लें। टर्मिनोलॉजी लिखेंगे आप, स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल, 3-वे हैंडशेक, टीसीपी प्रोटोकॉल वर्किंग, थाओ, रीनो, वटएवर, नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट, पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट, फ्लो कंट्रोल एल्गोरिथम, तो आपको बैकएंड समझ में आ जाएगा। ओके, आज के लिए इतना काफी है।